हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 से बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना के देगा। देखिए क्या रहेगा इसका क्वेश्चन। चुंबक की किसी भी स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग को कोई भी स्थिति नहीं बताया गया है कि वो अक्षीय स्थिति में रहेगा या निरक्षीय स्थिति में रहेगा। इसमें बोला गया है कि किसी भी स्थिति के लिए किसी भी बिंदु पर, अर्थात कोई भी स्थिति हो सकता है वो अक्षीय निरक्षीय, मतलब हमको दोनों में ज्ञात करना पड़ेगा। और किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा। तो इसको मैं आप लोग को चित्र के द्वारा समझाती हूँ जिससे कि ये लिखना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक दंड चुंबक लेते हैं N और जिसका ध्रुव प्राबल्य M होता है और इसका प्रभावी लंबाई 2L होता है, हमको पता है। और चुंबक के केंद्र O से हम लोग चुंबक के केंद्र से O से हम लोग D दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं जिस पर हमको जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो P का मान रहेगा वह D और Q के मान पर जो है निर्भर करेगा। D जो इसका दूरी है और Q जो है इस पर लगने वाला आवेश है। तो देखिए इस पर लिखा गया है, माना कि N एक दंड चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य M व प्रभावी लंबाई 2L है। चुंबक के केंद्र O से D दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आगे, बिंदु P का मान D क्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि बिंदु P को दूसरे स्थान पर माने तो दूरी D के मान में तथा Q के मान में अंतर होगा। अब देखिए यहाँ पास P का मान जो है वह D और Q पर क्यों निर्भर कर रहा है, क्योंकि यदि हम लोग ये बिंदु P को यहाँ पास माने हैं, यदि हम लोग इसको किसी और बिंदु पर मानते हैं, इधर मानते हैं यदि बिंदु P को, तो इसके साथ जो है वह D और Q के मान में भी जो है अंतर होता है। तो इसलिए P का मान जो है वह D और Q पर निर्भर करता है। तब दंड चुंबकीय आघूर्ण, अब हमको पता है कि दंड चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। इसको हम लोग 2mL भी लिखते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भी स्थिति के लिए चुंबक के किसी भी बिंदु पर, अर्थात किसी भी स्थिति बोला गया तो हम लोग इसमें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए ज्ञात करेंगे। तो अक्षीय स्थिति वाला जो हम लोग बनाए थे चुंबक, उसको भी यहाँ पास दर्शाना पड़ेगा और निरक्षीय स्थिति वाला भी। देखिए हम लोग इस चुंबक को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पास हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में जो है वह चुंबक को रखे हैं। तो यहाँ पास N1 और S1 जो है वह अक्षीय स्थिति में है, जो कि OP के दिशा के समांतर में है। और हमको पता है कि अक्षीय स्थिति में चुंबक को जो है वह समांतर OP के समांतर दिशा में रखते हैं। और यहाँ पास N2 और S2 जो हरे रंग का दिख रहा है, इस चुंबक को हम लोग जो है वह निरक्षीय स्थिति में रखें, अर्थात OP दिशा के लंबवत में। तो देखिए यदि चुंबक N1 S1 अक्षीय स्थिति में हो तो तीव्रता OP के समांतर दिशा में होगा। निरक्षीय स्थिति में चुंबक N2 S2 की तीव्रता OP के लंबवत होगा, जैसा कि मैं आप लोग को चित्र में बताई हूँ। तो इसमें देखिए पहला M cos थीटा OP दिशा में समांतर और दूसरा है M sin थीटा OP दिशा में लंबवत। अब हमको पता है कि समांतर दिशा के लिए हम लोग जो है वह cos थीटा लेते हैं और लंबवत दिशा के लिए हम जो है वह sin थीटा लेते हैं। तो ये समांतर दिशा किसका है, ये है अक्षीय स्थिति का, और लंबवत वाला जो है ये है जो है निरक्षीय स्थिति का। अब देखिए चुंबक N1 S1 बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति का व्यंजक क्या था, B1 बराबर μ0/4 पाई इंटू 2m/d³। अब हम लोग यहाँ पास चूंकि समांतर दिशा में लिए हैं तो हम लोग cos थीटा लिए हैं, तो ये हम लोग 2m के साथ जो है वह cos थीटा भी लिखेंगे। तो ये हो गया समीकरण पहला, कि आप लोग को समझ में आया। ये इतना व्यंजक, ये cos थीटा को छोड़कर जो बाकी ये जो व्यंजक है ये जो है वह अक्षीय स्थिति वाला है, और इसमें हम लोग cos थीटा को यहाँ से लिए हैं। अब देखिए चुंबक N2 S2 बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति का व्यंजक क्या होता है, B2 बराबर μ0/4 पाई इंटू m इंटू साइन थीटा अपॉन में d³। ये साइन थीटा हम लोग यहाँ से लिए हैं, तो इसको मैं cos थीटा लिख डाली थी, तो आप लोग इसको m साइन थीटा लिखिएगा। तो देखते हैं आगे। देखिए अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे। B1 और B2 का मान हमको ज्ञात हो गया, तो इसके परिणामी तीव्रता क्या होगा, B बराबर B1 प्लस B2। तो इसमें स्क्वायर कैसे आया, ये आया है पाइथागोरस प्रमेय से। इसको मैं आप लोग को चित्र से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पास अक्षीय स्थिति का जो तीव्रता है वह B1 दिशा में है और निरक्षीय स्थिति का जो तीव्रता है वह B2 दिशा में है, और इन दोनों के मध्य जो परिणामी तीव्रता है वह क्या है, B1 है। तो इन तीनों के बीच एक त्रिभुज जैसा बन रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज जैसा, तो यहाँ पास हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लेंगे।
तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बी का स्क्वायर जो है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये यहाँ पर आगे रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट ये हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब हम लोग को b1 और b2 का मान पता है, देखिए हम लोग निकाले समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो b1 और b2 का मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर अंडर रूट μ0/4 इंटू 2m cos थीटा अपॉन में d क्यूब और होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो ये हो जाएगा। और फिर b2 का मान क्या है, μ0/4 इंटू m साइन थीटा अपॉन में d क्यूब, इसका भी जो है वो स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पास कुछ कॉमन निकल सकता है, μ0/4 ये दोनों में है और यहाँ पास m अपॉन में d क्यूब और m अपॉन में d क्यूब। तो यहाँ पास हम लोग कॉमन निकालेंगे b बराबर μ0/4 इंटू m अपॉन d क्यूब और यहाँ पास अंडर रूट ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 2 बचा है, कॉस थीटा बचा है, इधर से साइन थीटा बचा है। तो 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4 इंटू m अपॉन डी क्यूब अंडर रूट 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए b बराबर μ0/4 इंटू m अपॉन में डी क्यूब, ये इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। फिर अब देखिए यहाँ पर 4 कॉस का स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग इसको अगर तोड़ के लिखें अर्थात यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो ये फिर से वही हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए लिखे हैं तो यहाँ से हम लोग को इसको 4 कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ के लिखना है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये एक सूत्र बनता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, मतलब इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं b बराबर μ0/4 इंटू m अपॉन में डी क्यूब और ये अंडर रूट हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो दिख रहा है लास्ट में, इसका इस पूरे दोनों पद का मान जो है वह 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये है इसका आंसर। किसी भी स्थिति में जो है वह किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है ये निकल गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाते हैं हम लोग। तो इसका पहला कंडीशन लगाएंगे, यदि थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर यदि हम लोग 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/4 इंटू m अपॉन में डी क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर। अब थीटा की जगह में क्या मान रखना है हमको, 0, तो 0 + 1। अब हमको पता है कि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ बस 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 ही होगा और 3 + 1 क्या होगा, 4। तो 4 का अगर करने से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 इधर आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये होगा b बराबर μ0/4 इंटू 2m अपॉन में डी क्यूब। दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पर थीटा बराबर यदि 90 अंश हो तो क्या होगा, b बराबर μ0/4 इंटू कैपिटल M अपॉन में डी क्यूब। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। तो यहाँ बस हमको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो इसको हम लोग 0 यहाँ पास रखेंगे तो 0 + 1 1 होगा और अंडर रूट 1 का मान जो है वह यहाँ पास लिखना नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4 इंटू m अपॉन में डी क्यूब। तो ये हो गया गाइस इसका आंसर, इसके दोनों कंडीशन। और ये बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।